सभी को नमस्ते। आज ये जो ऑनलाइन 2 डेज का जो वर्कशॉप है दिनचर्या और ऋतुचर्या पर, आज दूसरा दिन है। कल हमने दिनचर्या पर बातचीत की थी। आज दूसरे दिन पर हम लोग ऋतुचर्या पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत के लिए आपके साथ में डॉक्टर इकबाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि आप आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में। मैं आज की वर्कशॉप के लिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सर। हमारे साथ में अभी तक लगभग 45 लोग जुड़ चुके हैं, बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा आज का विषय हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है बाकी लोगों से भी कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है वो रजिस्ट्रेशन कर दें, ताकि आपको सर्टिफिकेट्स ये प्रोवाइड किया जा सके जो भी हमने ये वर्कशॉप की है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू डॉक्टर इकबाल जी। ओवर टू यू सर। सर थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ही सर, आज थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया है, मुझे मोबाइल में करना पड़ेगा, मेरा इसका कैमरा वर्क नहीं कर रहा है लैपटॉप का। खैर कोई बात नहीं। कल हमने दिनचर्या पे बात की थी, जो लोग कल मौजूद होंगे वो जानते हैं, जो नहीं है उनके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा देंगे कपिल सर। आज हम ऋतुचर्या पे बात करेंगे, जो कि स्वास्थ्य संरक्षण और रोगों से की रोकथाम और आगे उनके बचाव के लिए बहुत नितांत आवश्यक है। उस विषय पर हम बात करेंगे। आज मैंने विषय को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। कल थोड़ा संदर्भ वगैरह ज़्यादा लिए थे, तो जो आयुर्वेद के ज्ञाता लोग हैं या आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए तो वो विषय आसान होता है, लेकिन आमजन जो ज़्यादा संस्कृत नहीं जानते हैं या इस विषय से नहीं जुड़े हैं उनके लिए थोड़ी समस्या होती है। तो थोड़ा विषय को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है और संदर्भ और श्लोक थोड़े कम किए हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए विषय को करते। सर नेक्स्ट कर दीजिए जी। सबसे पहले ऋतुचर्या में 6 ऋतुएं हमारे यहाँ बताइए। हम सामान्यतः हम सर्दी गर्मी बरसात 3 ही ऋतुएं मान के चलते हैं। तो इस विषय पर यहाँ इस बात पर मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा कि षड ऋतुचर्या 6 ऋतुएं हमारे यहाँ बताई हैं, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हमें पता होना चाहिए कि वो 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं। तो उन 6 ऋतुओं में पहले हम थोड़ा विचार कर लें। संदर्भ वगैरह आज मैं थोड़ा कम पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि कल मेरे कई साथियों से मुझे फीडबैक मिला कि विषय अच्छा था, लेकिन हम संस्कृत की ओर कम जाकर अगर उसको व्यवहारिक पक्ष को ज्यादा बात करेंगे तो बेहतर होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सामान्य भाषा में और व्यवहारिक पक्ष की बात की जाए। विषय बहुत लंबा है और गहरा गूढ़ है, लेकिन इसको बहुत कम शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। तो सबसे पहले 6 ऋतुओं में हमारे यहाँ जो है माघ, जो हमारे हिंदी महीने हैं, उन महीनों के अनुसार ऋतुओं का विभाजन हुआ है। उन 6 महीनों में माघ से प्रारंभ करके 2-2 माह की जो है एक एक ऋतु होती है, और क्रमशः शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, इस तरह जो है ये 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। उनमें शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये जो 3 ऋतु हैं, ये उत्तरायण काल, हमारे यहाँ 2 काल होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो ये जो 3 ऋतुएं हैं वो उत्तरायण काल की हैं, और अगली जो 3 ऋतु हैं वो दक्षिणायन काल की है। इस तरह से, और इन ऋतुओं में क्या होता है कि जो हमारा उत्तरायण काल है उसी को आदान काल कहते हैं, और इस काल में सूर्य सबल होता है, सूर्य का बल प्रबल होता है, और प्रतिदिन मनुष्यों का बल क्षीण होता है इन ऋतुओं में। ऐसे हम थोड़ा सा इस पे पहले विचार कर लेते हैं, और इसको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा पीपीटी लिए हैं। हालांकि पीपीटी में इतना विषय लिखना नहीं होता है, लेकिन सब लोग अच्छे से समझ पाए और खुद भी पढ़ सकें, इसलिए इसको विषय को यहाँ डालने की जरूरत महसूस की है। भारत में हम जो देखते हैं ऋतु का विचार, वो मास, राशि और ऋतु के अपने स्वरूप के अनुसार 3 तरह से हम डिसाइड करते हैं ऋतुओं को। अपने अपने महीने हैं, फिर राशि के अनुसार होता है, और एक ऋतु का अपना खुद का स्वभाव है। इस तरह से ऋतुओं को यहाँ हमारे यहाँ भारतवर्ष में डिवाइड किया हुआ है। तो जो माघ और फागुन का महीना है, जो कि फरवरी और मार्च जिसमें शामिल होता है, वो शिशिर ऋतु कहलाती है। चैत्र और बैसाख जो है वो अप्रैल मई वाला जो
वक्त है वो वसंत ऋतु कहलाती है। ज्येष्ठ और आषाढ़ जो है वो जून जुलाई वाला वक्त है, वो ग्रीष्म ऋतु है। श्रावण और भाद्रपद जो अगस्त से सितंबर में होता है वो वर्षा ऋतु है। और आश्विन एवं कार्तिक जो है, जो कि अक्टूबर नवंबर में होता है, वो शरद ऋतु है। मार्गशीर्ष एवं पौष जो कि दिसंबर से जनवरी होता है, वो हेमंत ऋतु है। इनमें जो मास के लक्षण है वो उनसे भी जो है राशि के लक्षण बलवान होते हैं, और राशि लक्षण जो है से भी स्वरूप लक्षण बलवान होते हैं। मतलब अगर महीनों के अनुसार जब ऋतु का आकलन करते हैं और फिर राशियों के अनुसार करते हैं, तो राशि के अनुसार जो विभाजन है उसमें वो थोड़ा प्रबल है, और फिर जब उसी को ऋतु के खुद के स्वरूप के अनुसार जो डिवाइड किया हुआ है तो वो और प्रबल है थोड़ा। नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे मास के अनुसार जो है, वो राशि के अनुसार, मास वाला हमने देखा, राशियों के अनुसार जो है वो क्या होता है कि मकर और कुंभ राशि है वो शिशिर ऋतु को इंगित करती है। मीन और मेष है वो वसंत ऋतु को इंगित करती है। वृष और मिथुन है वो ग्रीष्म ऋतु को इंगित करती है। कर्क एवं सिंह राशि है वो वर्षा ऋतु आती है उसमें। कन्या और तुला जो है शरद ऋतु होती है उस समय। वृश्चिक और धनु उस समय हेमंत ऋतु होती है। ये ज्ञान जब तक हमें नहीं होगा हम ऋतुचर्या का पालन नहीं कर पाएंगे, और ये जानकारी नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट कर दीजिए। इन्हीं लक्षणों के अनुसार वर्षा के प्रारंभ काल को प्रावट काल भी कहते हैं। कुछ आचार्यों ने, अगर आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखते हैं, आयुर्वेद के जानकार लोग हैं वो समझ जाते हैं प्रावट काल को अलग से सुश्रुत आदि आचार्यों ने ग्रहण किया है, और उसमें वो इसलिए किया है, वो संशोधन की दृष्टि से है। उस पर भी अगर समय रहा तो बात कर लेंगे थोड़ा। तो वहां उन्होंने आषाढ़ और श्रावण को अलग से प्रावट ऋतु माना है। इसी तरह काश्यप ने जो है अलग से कुछ बातें कही हैं, उन पर हम नहीं जाएंगे, वो आयुर्वेद के विषय से संबंधित है, और जो आयुर्वेद के स्कॉलर्स हैं उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। सामान्य व्यक्ति के लिए सिर्फ ऋतुओं का जान लेना और किस मास में कौन सी ऋतु होती है यही काफी होता है, और फिर आगे की जानकारी जब व्यक्ति जानने लगता है तो उसको अपने आप समझ में आ जाती है चीजें। कोई कोई आचार्य 4-4 मास से ऋतु मानते हैं, जो हम सामान्य तौर पर मानते हैं कि वर्षा, ग्रीष्म और शीत या सर्दी, सर्दी गर्मी बरसात जो 3 होती हैं उसमें 4-4 मास को जोड़कर और ऋतुओं की गणना करते हैं। लेकिन ऋतुएं यही 6 हैं, इनको आप 3 मान लीजिए या 6, लेकिन 6 ऋतुओं को मानने से हमें आसानी होती है, और षड ऋतुचर्या का पालन करना और आसान हो जाता है हमारे लिए। अगर षड ऋतुचर्या की बात करें तो इन ऋतुओं में जैसा कि मैंने कहा कि 2 अयन मार्ग होते हैं सूर्य के, एक उत्तरायण होता है और दूसरा दक्षिणायन होता है। उत्तरायण काल में पहले भी अभी कहा कि सूर्य का बल अधिक होता है, उससे मनुष्यों का जो बल है वो सूर्य ग्रहण कर लेता है, इसलिए मनुष्यों में निर्बलता रहती है। जो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म जो प्रारंभिक की 3 ऋतुएं हमने बताई, अभी बात की, वो ग्रीष्म ऋतुएं हैं। थोड़ा उनमें गर्मी रहती है, कहीं ज्यादा कम कम, लेकिन सभी गर्म ऋतुएं, उष्ण ऋतुएं हैं, उनका स्वभाव उष्ण है, और उसकी उष्णता से मनुष्यों में निर्बलता रहती है, और इसी को हम आदान काल कहते हैं। आदानम आग्नेयम, शास्त्रों में ऐसा आया, आदानम आग्नेयम, आदान काल जो है वो आग्नेय होता है। विसर्गस्तु सौम्य, अगला जो काल है दक्षिणायन वाला काल, वो विसर्ग काल है, और विसर्ग काल सौम्य होता है। विसर्ग काल में सूर्य का बल कम होता है और चंद्रमा का बल बड़ा होता है, इसलिए मनुष्य का बल बढ़ जाता है, अतः इसको विसर्ग काल कहते हैं। और ये सारा कुछ जो भी होता है ये प्रकृति का अपना स्वभाव है। प्रकृति का स्वभाव क्या है, प्रकृति के हम जानते हैं घूर्णन गति, और वो अपनी अक्ष पे जो घूर्णन है उसका, उसके अनुसार ये प्रकृति स्वभाव से ये निर्धारित होता है। आगे बढ़ा दीजिए सर। नेक्स्ट। अगर ऋतु विचार में आगे बात करें तो प्राचीन आचार्यों ने जो है माघ से प्रारंभ कर शिशिर आदि जो 6 ऋतुओं का, तथा फागुन से प्रारंभ कर वसंत आदि 6 ऋतुओं का वर्णन किया, अलग अलग 2 तरह से मिलता है। तो उसको हम देखें तो इनमें एक एक मास का अंतर हो जाता है, 1 महीना आगे पीछे होता है, हर ऋतु में चेंज हो जाता है। लेकिन पहला जो वर्णन है जो कि शिशिर से प्रारंभ होता है, वो वर्णन प्राकृतिक आधार पर है। और जो ऋतुचर्या का जो, और इसका बड़ा महत्व है, यही प्राकृतिक ऋतुचर्या, इसको ही पालन करना है। लेकिन जब हमने जो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रश्नम की बात की थी, 2 हमारे प्रयोजन जो थे आयुर्वेद के, तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जो पहला चरण है शिशिर वाला, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो दूसरा पार्ट है आतुरस्य विकार प्रश्नम, यदि रोगी विकार हो जाते हैं, बीमार हो जाता है, व्याधि उसको हो जाती है, तो जो उसको हम संशोधन कराते हैं, उस संशोधन के लिए दूसरा जो हमारा क्रम है जो कि फागुन मास से प्रारंभ होता है, वो महत्वपूर्ण होता है, उसको उसको लेना चाहिए। फागुन से प्रारंभ कर बसंत तक जाता है हमारा वो वाला। दूसरा अंतर ऋतुओं के नाम के संबंध में होता है, यथा कहीं प्रावृट है और कहीं वर्षा, इस तरह से, या
आषाढ़ को उनको मिला के उन्होंने प्रावट कह दिया है। ऐसा उस भेद में ज्यादा नहीं जाना, हमें शिशिर आदि ऋतुओं का पालन करना है। नेक्स्ट कर दीजिए सर। दूसरी बात अगर कहें तो हमारा देश जो बहुत विस्तीर्ण है, भौगोलिक आधार पर भी हम देखें तो ऋतुओं में काफी गहरा अंतर यहाँ मिलता है। यहाँ के मौसम में बहुत परिवर्तन हो जाते हैं, मौसम वही ऋतुएं ही होती हैं। इसलिए दक्षिण और पूर्वी भाग जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, वहाँ प्रावट और वर्षा ये दो ऋतुएं होती हैं, वहां पर दो कम काउंट किया जाता है इनको। इसी तरह शीतकाल में जो है केवल वसंत ऋतु होती है, तथा उत्तरी और पश्चिमी भाग जहाँ वर्षा कम होती है और ठंडक अधिक होती है, वहां केवल एक वर्षा ऋतु तथा हेमंत और शिशिर ये दो शीत ऋतुएं होती हैं। इस तरह से ऋतुओं का विभाजन हुआ है। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए। यहाँ काश्यप आदि आचार्यों ने इसको बहुत अच्छे से कहा है, भूयो वर्षति पर्जन्यो गंगा या दक्षिणे तटे, जो कि दक्षिण आदि की इसके बारे में बात की है। इस पर हम नहीं जाते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। अगर चांद्रमास की अपेक्षा जो है सौर राशि है, मास का वर्णन ऊपर किया गया, हमने देखा चंद्रमास का भी है राशि जो कि सूर्य के अनुसार चल, मास तो हम काउंट करते हैं चंद्रमा के अनुसार, जो महीने हमारे होते हैं वो चंद्रमा के अनुसार काउंट होते हैं, जो हमारे हिंदी माह है, सावन आषाढ़ इत्यादि जो है शिशिर ऋतु में हम माने, या जो भी जो जिन ऋतुओं को हम काउंट कर रहे हैं वो हमारे चंद्रमा के अनुसार होते हैं। लेकिन जो राशियां हैं वो सूर्य के अनुसार होते हैं, वो मास जिनका हम पहले वर्णन करके आ गए हैं। और जो सौर मास है उनको अधिक स्थिर होते हैं, और मास के अनुसार होने से ही उनको अंग्रेजी के मास के आधार पर सौर मास को काउंट किया जाता है। सूर्य वाले जो राशिक वाले, देश के विभिन्न भागों में वर्षा, ठंडक और गर्मी भी भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रारंभ होती है। जैसा कि मैं टोटली पीपीटी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात आप तक पहुंच सके। सामान्य पहले ऋतुओं को समझना नितांत आवश्यक है, कब से किस ऋतु को माने, कैसे पालन करें। इसलिए लाक्षणिक ऋतुओं का भी वर्णन मिलता है कि ऋतुओं के लक्षण, जो जो लक्षण हमें जिस जिस ऋतु में मिलते हैं वो, और यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि जिस ऋतु में, मान लीजिए किसी ऋतु में कई बार ऋतु वैषम्य हो जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा आने लगी, हालांकि वो विषय थोड़ा भिन्न है, लेकिन ऋतु वैषम्य हो गया। और ऋतु वैषम्य में भी अगर लंबे टाइम तक ऋतु वैषम्य रहता है तो ऋतु पालन का थोड़ा सा वहां परिवर्तन आ जाता है। इसलिए तो वस्तुतः जो करें, वस्तुतः ठंडक, गर्मी और वर्षा, इन तीनों के अनुसार शीत, उष्ण, वर्षा, ये तीन ऋतुएं होती है। जो ठंडक पड़ती है, गर्मी होती है, वर्षा, वैसे हम तीन ऋतुएं मानकर चलते हैं। किंतु इन तीनों में दो दो के बीच में के काल में जबकि सूर्य पूर्व ऋतु के लक्षण कम होने लगते हैं और आने वाली ऋतु के लक्षण आरंभ हो जाते हैं। इसलिए एक ऋतु में बहुत अधिक गर्मी रहेगी, फिर कम होगी और फिर कम होगी, इस तरह से पूरा काल बदलेगा और दूसरा काल एक अयन से दूसरे अयन में प्रवेश हो जाता है। इसी प्रकार ऋतु में होता है कि वो ऋतु जब खत्म होने लगती है तो उस ऋतु के लक्षणों का क्षय होने लगेगा और आने वाली ऋतु के लक्षणों की वृद्धि होने लगेगी। नेक्स्ट कर दीजिए सर। तीन और ऋतु हैं जो प्रावृत, शरद और वसंत की कल्पना की जाती है, इसको भी हम बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। अगर मार्ग स्वभाव की बात करें तो पृथ्वी स्वभावतः वर्ष में 6 मास तक अपनी धुरी पे एक साथ दक्षिण की ओर घूर्णन करती है और शेष 6 माह उत्तर की ओर झुकी रहती है, वो झुकी हुई झुका होता है। इस वजह से जो सूर्य का जो है एक बार ताप क्षय हो जाता है उसका, और एक बार वो प्रबल होता है। जब सूर्य मकर राशि में आता है तब सूर्य से मिथुन राशि में रहने तक पृथ्वी क्रमशः दक्षिण की ओर झुकी रहती है और उत्तरी भूभाग क्रमशः सूर्य के समीप आ जाता है, जिससे सूर्य उष्ण किरणों का प्रभाव भी उसी क्रम से उन पर बराबर पड़ता रहता है। जब वो करीब आ जाएगा तो सूर्य का प्रभाव बढ़ जाएगा और मनुष्यों का बल क्षीण हो जाएगा, शीत कम हो जाती है। सूर्य की ऊष्मा से जलीयांश का शोषण होने से पृथ्वी और वायु में नमी की कमी हो जाती है और उष्णता तथा रुक्षता बढ़ती जाती है। इस समय सूर्य के उत्तरी भूभाग के समीप आने वाले उत्तरायण और इस काल में सौम्यांश का शोषण होने से ये आदान काल कहलाता है। इसी तरह जो है ये जब विपरीत हो जाती है यही गति तो वो विसर्ग काल हो जाता है और वहां सौम्यता इत्यादि और वो बढ़ जाते हैं। यहाँ उष्णता रहती है, वहां शीतता बढ़ जाती है। अगर हम इसको देखें तो किस तरह से संवत्सर जो हमारा एक वर्ष होता है उसमें 6 माह और 6 माह की दो काल हो गए, आदान काल यानी उत्तरायण और दक्षिणायन या विसर्ग काल। आदानम आग्नेयम जैसा अभी मैंने पूर्व में भी कहा, और विसर्गस्तु सौम्य, जो तीन ऋतुएं हैं उनको मैंने लाल रंग से दिखाया है कि ये उष्ण होती है, उष्ण स्वभाव की हैं। तीन ऋतुएं जो हैं विसर्ग काल की वो सौम्य स्वभाव की हैं,
या थोड़ी शीत स्वभाव की हैं, इन्हें हरे रंग से दर्शाने की कोशिश की है। नेक्स्ट कर दीजिए सर। अब ऋतु हमने समझ ली कि ये ऋतुएं हैं हमारी, और 2-2 माह से एक एक ऋतु हम काउंट करते हैं। तो अब ऋतुचर्या, हम इसका जो पालन करेंगे ऋतुचर्या का, उसकी क्या आवश्यकता है, क्यों करें हम? ऋतुएं तो हैं, ठीक है, हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो हमने पहले ही बात की कि स्वस्थ के स्वास्थ्य को हमें उसकी रक्षा करनी है, हमारे स्वास्थ्य का संरक्षण करना है। तो हमें जिस तरह से दिनचर्या का पालन करना है, उसी प्रकार ऋतुचर्या का भी पालन करना है। ऋतुचर्या के पालन में बहुत सारी बातें आगे आएंगी, लेकिन सामान्य बातें यह हैं कि उस ऋतु में उत्पन्न होने वाला आहार या औषध, चाहे वो औषधीय पादप जो है, औषधीय जो पौधे उस ऋतु में उत्पन्न होते हैं, और उस ऋतु में जो सब्जियां आती हैं या फल आते हैं, ऋतु फल या ऋतु शाक, उनका ही सेवन करना चाहिए। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो नितांत आवश्यक है। और उस देश का भी बड़ा रहता है, वो देश का विषय अलग है, पर यहाँ ऋतु में भी उसी देश में रहने वाले व्यक्ति को, जिस देश मतलब स्थान, देश विदेश तो है ही, लेकिन स्थान भी, कि आप यहाँ जिस तरह से, अगर आप उदयपुर क्षेत्र में रह रहे हैं या कोटा क्षेत्र में रह रहे हैं, या पूरे राजस्थान को काउंट कर ले वहां रह रहे हैं, या कोई दक्षिण में कोई रहता है, तो इन दोनों देश में फर्क है। तो जिस देश में जो आहार या जो औषध या जो शाक उत्पन्न हो रही है, उसको वहां का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी प्रकृति के अनुकूल होता है, और उससे स्वास्थ्य का वर्धन होता है और रोगों से रक्षा होती है। तो आचार्य चरक ने भी कहा इसके लिए कि ऋतुचर्या का पालन क्यों करें, क्योंकि जब मात्रा पूर्वक आहार किया जाए, और उससे भी जब बल, वर्ण और सुख और आयु की वृद्धि नहीं हो पाती है। कई बार हम सब कुछ मात्रा पूर्वक, बहुत लोग कहते हैं कि साहब मैं तो सब बहुत अच्छे से इतना नपा तुला खाना खाता हूँ, बहुत टाइम से खाता हूँ, पूरी दिनचर्या का पालन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऋतुचर्या का पालन नहीं कर पा रहे वहां पर। तो ऋतु का पालन नहीं होने पर आचार्य ने कहा कि जब आप मात्रा पूर्वक किया गया आहार से बल, वर्ण और सुख, आयु, इनकी वृद्धि तो होती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हेमंत, शिशिर आदि ऋतुओं में जो मात्रा पूर्वक भोजन किया गया है, फिर भी रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां ऋतुचर्या का पालन नहीं हो रहा है। इसलिए वहां जब हम आयुर्वेद के जो लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, वो समझ जाएंगे कि वहां आचार्य ने तस्याशीति अध्याय की व्याख्या जो किया, उसमें उन ऋतुओं का किया। पहले मात्राशीति अध्याय लिखा कि कितना भोजन खाएं, कैसे खाएं, और फिर मात्राशीति अध्याय के बाद उन्होंने कहा तस्याशीति है कि जो खाया है वो किस तरह खाना है, कब कब खाना है, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो आज हम कहते हैं डू और डजंट, वो वाला जो है यहाँ उन्होंने उल्लेख किया। आचार्य ने ऋतुओं के अनुसार आहार विहार करने का, जो ऋतुचर्या जिसको हम कहते हैं, उसका पालन का उपदेश किया यहाँ पर। नेक्स्ट। अब ऋतुचर्या की आवश्यकता में उन्होंने आगे की बात हम करें तो आयु के लिए आचार अतिशय आवश्यक है। अब आचार क्या है? आचारा लभते आयु, आचार ही जो है, आचार के बिना आयु नहीं है। आचरण आपका जो है, आचार से हम दो चीजें ग्रहण करते हैं, दो अर्थ और ग्रहण होते हैं, आहार और विहार भी ग्रहण किया जाता है, और आचरण भी ग्रहण किया जाता है। इसमें विहार दो प्रकार का होता है, नियतकालिक विहार और अनियतकालिक विहार। अगर नियतकालिक विहार जो है वो फिर दो प्रकार का होता है, दैनंदिन जो कि प्रतिदिन करने का योग्य है, जो कि हमने दिनचर्या में पढ़ा, वो दैनंदिन, जो हमने कहा था दिनम दिनचर्या, दिनचर्या, वो दैनंदिन जो हमारा जो नियतकालिक विहार था, वो दिनचर्या में हमने देख लिया। अब जो आर्तव, आर्तव वाला जो विहार है, जो प्रत्येक ऋतु से संबंधित है, वो ऋतुचर्या है, और उसको हम आज जानेंगे। नेक्स्ट करते हैं। तो ऋतुचर्या का क्या महत्व है? जब हमने ऋतुचर्या को जान लिया और ऋतुचर्या का हमने वहां विचार भी किया। नेक्स्ट कीजिए सर। सर नेक्स्ट, और नेक्स्ट करना है। यहाँ तक हो गया, और आगे महत्व, ऋतुचर्या के महत्व पर आ गए सर अपन, और आगे जी महत्व है इससे पहले वाला। तो जिस व्यक्ति को चेष्टा यानी विहार और आहार के अनुकूल ऋतु साम्य ज्ञात है, मतलब वो जानता है कि जो है उसकी क्या विहार करना है, क्या आहार उसके अनुकूल है, ऋतु की साम्यता, उसके लिए ही अशित आदि, अशित
पीत, खादित और लीड, ये 4 प्रकार के आहार बनाए हैं, जो कि इस तरह के जो आहार के हैं उनको वो आहार का विषय अलग है। अब जैसा कि कपिल सर कह रहे हैं, हम निरंतर इस तरह की जो है वेबिनार्स करेंगे और उनमें एक-एक विषय को लेंगे। कभी आहार को हम लेंगे, आहार के प्रकार लेंगे, क्या सेवन करना है उस पे बात करेंगे। तो अशीत आदि चारों आहार हैं, उनके सेवन से बल और वर्ण बढ़ता है। किससे बढ़ता है? ऋतुचर्या के पालन से। तब तस्य ऋतु सात्म्यम विदितम चेष्टा आहार व्यपाश्रम, ऐसा उन्होंने वहां कहा आचार्य। नेक्स्ट कर दीजिए सर। अब हम एक-एक ऋतु पर थोड़ा संक्षेप में चर्चा करते हैं। जो शिशिर ऋतु है हमारी, वहां से प्रारंभ करते हैं। और शिशिर का अभी हमने बताया था कि फरवरी और मार्च में आती है, और माघ और फागुन का जो महीना है, हम महीनों को सामान्यतया जो है शिशिर ऋतुओं को जो है ऐसे लेते हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म और वर्षा, शरद, हेमंत, इस तरह से काउंट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ आसानी के लिए इसको शिशिर से ही प्रारंभ किया है। इसका समय होता है माघ, फागुन, और फरवरी और मार्च का जो महीना है वो इस ऋतु का काल है। इसका स्वभाव कफ संचय काल होता है, और जैसा कि हमने देखा प्रारंभ की 3 ऋतुएं हैं वो उष्ण स्वभाव की होती हैं, तो ये उष्ण स्वभाव की है। इसमें संभावित रोग जो होंगे, पाचक अग्नि की तीव्रता हो जाएगी बहुत ज्यादा, मेघ, वर्षा एवं शीतलहर यानी कर्कश हवाओं के प्रभाव से होंठ, त्वचा और बीवाई फटने लगती हैं। कोहरा वो पाला पड़ने से सर्दी और रुक्षता बढ़ने लगती है। वातिक और अर्दित रोग, श्लेष्मिक, इस तरह का जो है सारे जो चीजें, ये संभावित रोग इसमें आ जाते हैं। देह प्रकृति में हम देखें तो वातश्लेष प्रकृति के लिए यह अहितकर है। नेक्स्ट कर दीजिए। पथ्य आहार की बात करें तो हम यहाँ इसमें वैसे तो हरित की और पिपली आहार नहीं है, ये औषध है, लेकिन औषध और आहार दोनों में समाहित है, इसलिए हम पथ्य आहार में हरित की और पीपल को समान मात्रा में मिलाकर यहाँ प्रयोग करेंगे। गुरु व स्निग्ध पदार्थ का सेवन तथा प्रातःकाल विविध पाक यथा अश्वगंधा, मूसली, बादाम, उड़द और मेथी के लड्डू, गोंद के लड्डू आदि का सेवन क्षमता के अनुसार करें। और हेमंत ऋतु में बताए गए आहार भी यहाँ उचित है, जो कि हम हेमंत ऋतु सबसे अंत में पढ़ेंगे, उनको भी वो भी सेवन करना चाहिए। सूर्णकंद की शाक, मैदे से बने हुए आहार का प्रयोग करना हितकर है। अदरक, लहसुन की चटनी आदि का सेवन करें। और औषध में अगर हम करें तो लोहासव, अश्वगंधारिष्ट, द्राक्षासव आदि का प्रयोग हितकर है। दूध का सेवन विशेष रूप से करना चाहिए। नेक्स्ट, पथ्य विहार, तेल का अभ्यंग करें, धूप का सेवन सूर्य को पीठ देकर करें, सामने से धूप का सेवन नहीं करें। गर्म पानी से स्नान, क्या ऊनी वस्त्र और गहरे रंग के कपड़े धारण करें। जूते मोजे पहनकर रखें। जहां सीधी हवा ना आए, हवा के जो कुछ रहित और उष्ण हो ऐसे स्थान का निवास करें। अपथ्य विहार, शीत, वर्षा और शीत लहर से बचें। हल्का, रूक्ष और वायुकारक पदार्थ अल्पाहार न करें। अधिक जल मिले पदार्थ, शीतल अनपान, शरबत और अन्य पेय पदार्थ वर्जित हैं। धूप का सामने से सेवन न करें। ये अपथ्य है। पहले हमने पथ्य आहार, पथ्य विहार की बात की, अपथ्य आहार और अपथ्य विहार की बात करेंगे। ये अपथ्य विहार है, तो हल्के रंग और सफेद रंग के कपड़े न पहने। नेक्स्ट करते हैं, वसंत ऋतु की बात करेंगे। वसंत ऋतु में समय है चैत्र, वैशाख और अप्रैल मई का जो है महीना है। ऋतु का स्वभाव, इसमें भी कफ प्रकोप है। संभावित रोग, श्वास काश, अंगवर्ध, ज्वर, वाश्लेषिक ज्वर, वमन, अरुचि, हृलास, प्रसेक, भारीपन, अग्निमांद्य, आदमान, आटोप जो कि गुड़गुड़ाहट होती है वो, विबंध, उदरशूल, कृमि आदि इस तरह के जो है विकार इस ऋतु में होते हैं। देह प्रकृति, जो कफ प्रकृति वालों के लिए विशेष सावधान रहना आवश्यक है इस ऋतु में। नेक्स्ट कर दीजिए। पथ्य आहार में हम बात करें, पथ्य मतलब जो सेवन करने योग्य है, अपथ्य जो कि निषेध है। एक वर्ष पुराना जौ, गेहूं व चावल का उपयोग करना उचित है। इस ऋतु में ज्वार, बाजरा, मक्का आदि रूक्ष धानों का आहार श्रेष्ठ है। मूंग, मसूर, अरहर, चना की दाल उपयोगी है। मूली, घिया, गाजर, बथुआ, चौलाई, परवल, सरसों, मेथी, पालक मतलब पत्ता, पालक के पत्ते, धनिया, अदरक आदि का सेवन ये हितकर है। अपथ्य विहार जो नहीं करना है हमें सामान्य व्यवहार में, शरीर का संशोधन है तो वमन एवं जलनेति, नस्य, कुंजल आदि, वो सॉरी पथ्य विहार है जो कि करना है, ये हितकर है। रूक्ष, कटु, तिक्त, कषाय रस वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट कर दीजिए। इस ऋतु में परिश्रम,
मतलब मेहनत, व्यायाम, एक्सरसाइज, उपटन आदि करना चाहिए। कफ निकालने वाले औषधियों का या चिकित्सक के परामर्श से सेवन करें। इसमें इस ऋतु में जो है वसंत ऋतु, जो कि मैंने अभी दूसरा जो बताया था कि हम जो है वमन विरेचन की दृष्टि या संशोधन की दृष्टि से जो ऋतुओं को गिनते हैं दूसरी तरह से एक माह के अंतर लेते हुए, उसमें वसंत ऋतु का आता है। और वसंत ऋतु में हम वमन इत्यादि जो चिकित्सा कर्म है वो करवाते हैं, तो वो चिकित्सक के परामर्श से वो कर्म करवाना चाहिए। नेत्रों में अंजन आदि का प्रयोग हितकर है। अंजन का ही कहा है, यहाँ फिर वो काजल वाली बात आ जाती है, कल हमने बात की थी। शरीर पर चंदन अगर आदि का लेप करना चाहिए। रसायन औषध और मधु के साथ हरित का चूर्ण प्रयोग करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। बाग बगीचों नदियों के किनारे शीतल मंद व सुगंध युक्त प्रातःकालीन हवा का सेवन हितकर है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर योगासन इत्यादि करना चाहिए। और तेलाभ्यंग यानी तेल की मालिश करना उत्तम है। नेक्स्ट कर दीजिए। इसमें अपत्य आहार क्या नहीं खाएं। नया अन्न नहीं खाना है, जैसे कि हमने कल बात की थी। शीतल, स्निग्ध, गुरु, भारी, अम्ल यानी खट्टे और मधुर द्रव्य, दही, उड़द, आलू, प्याज, गन्ना, नया गुड़, भैंस का दूध और सिंगाड़े आदि जो है वो नहीं खाने चाहिए, निषिद्ध है वो। अपत्य विहार क्या नहीं करें। दिन में नहीं सोना है इस ऋतु में। और एक स्थान पर लंबे समय तक बैठे रहना उचित नहीं है। एक स्थान पर बैठे रहने से कफ का संचय होता है, तो ये इस ऋतु में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु। समय ग्रीष्म ऋतु का है। ज्येष्ठ से आषाढ़ के महीने में ये ऋतु आती है, जो कि जून जुलाई हमारी होती है। वात का संचय और कफ का प्रशमन इस ऋतु में होता है स्वतः ही। यहाँ वात का संचय हमारा प्रारंभ हो जाता है। इसमें क्या क्या संभावित रोग होते हैं। रूक्षता एवं दौर्बल्य होता है। ग्रीष्म ऋतु में अंशुघात, हैजा, अंशुघात मतलब लू लगना, और हैजा, खसरा, चेचक, रोमांतिका, मीजल्स, वमन, अतिसार, ज्वर, रक्तपित्त, दाह, तृष्णा, पांडु, एनीमिया, कामला, पांडु को एनीमिया बोलते हैं, कामला, यकृत दाल्योदर आदि रोगों के होने की संभावना है। ये संबंधित व्याधियां हैं जो कि पाचन संबंधित तंत्र से भी इसमें जुड़ी हुई हैं। देह प्रकृति कौन सी इसमें जो अहितकर रहेगी, वो वात प्रकृति वालों के लिए यह ऋतु अहितकर है। नेक्स्ट, अगर हम पथ्य विहार की बात करें तो उद्यान में घूमना यानी टहलना चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में शीतल ग्रह में सोना या बैठना चाहिए। धूप में निकलने से पूर्व जल पिएं। सिर को ढककर जाना चाहिए। बार बार थोड़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। हल्के व सूती कपड़े पहनना चाहिए। मन को प्रिय सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग कराना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना हित करें, जबकि वसंत ऋतु में हमने बात की थी कि दिन में नहीं सोना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में मेलों में जाने से पूर्व ये जो व्यवहारिक बात यह है कि अभी वर्तमान में जहाँ भी भीड़ भाड़ भरे इलाकों में जाएं, मेलों में जाएं, उचित बचाव करें, या जो भी टीकाकरण आदि जो बताया गया हो प्रशासन के द्वारा, वो करवा के फिर जाना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में अपथ्य आहार जो नहीं सेवन करना है। गरम, तीखा, तीक्ष्ण, रूक्ष गुण वाले जो है वो पदार्थ नहीं खाने हैं। लवण रस पदार्थ द्रव्यों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि जिसमें कि नमक, नमकीन चीजें जो है वो ज्यादा। मदिरा का सेवन नहीं करना है। मांस, तले हुए पदार्थ, तेज मसालों से बने पदार्थ, मैदा या बेसन से बने हुए आहार का सेवन जो है इस ऋतु में नहीं करना है। इनसे बचना चाहिए, जहां तक वो बचना चाहिए। अपत्य विहार क्या नहीं करना है व्यवहार में। धूप से बचना चाहिए। अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। व्यायाम कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्यास नहीं रोकना चाहिए। जब भी प्यास लगे, प्यास का वेग तो हमने वैसे भी देखा था 13 रोगों में समाहित है अधारण्य में, और हमें प्यास का वेग नहीं रोकना चाहिए। वैवाह यानी मैथुन आदि से बचना चाहिए। कृत्रिम धागों से निर्मित सिंथेटिक वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधनों का अधिक प्रयोग नहीं करें। प्रदूषित जल व स्थान यानी मेला आदि में अपने आप को बचा के रखें। नेक्स्ट, वर्षा ऋतुचर्या। अगली ऋतु जो है हमारी वो वर्षा ऋतु है। समय इसका है श्रावण और भाद्रपद, जो कि अगस्त से सितंबर का महीना होता है। ऋतु स्वभाव जो है इसमें पित्त का संचय होगा और वात का प्रकोप हो जाता है। आयुर्वेद के स्कॉलर ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जो लोग आयुर्वेद से नहीं जुड़े हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, उनके लिए थोड़ा विषय मुश्किल हो सकता है ये पित्त और वात इत्यादि समझना। फिर भी कोशिश की है कि चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, लेकिन इतना जानना जरूरी है। संभावित रोग हैं, यहाँ मैंने संदर्भ श्लोक इत्यादि हटा लिए हैं सारे यहाँ से, और इसको बिल्कुल सामान्य उसमें पेश किया है। जो लोग
इसको अगर पीपीटी चाहेंगे तो उनको पीपीटी भी सेंड कर दिया जाएगा। अग्नि दौर्बल्य मतलब आपकी जो जड़ 13 प्रकार की अग्नियों की हमने कल बात की थी, उसमें से मुख्यतः जब जब अग्नि दौर्बल्य की बात आती है हम जठराग्नि की बात करते हैं। मतलब आपका डाइजेशन पावर वो वीक हो जाता है, शरीर भी दुर्बल हो जाता है, खून के विकार, रक्त के विकार बढ़ जाते हैं, स्किन डिजीज बढ़ जाएंगी, वातिक शूल होता है जो कि आमवात, संधिवात जो कि जोड़ों के गठिया आदि रोग हैं वो, शोथ, सूजन आ जाना, कंडू मतलब खुजली होना, पामा, विचर्चिका, दद्रू, ये सब स्किन की डिजीज है अलग अलग, जो कि स्किन डिजीज ज्यादा हो जाती हैं। कृमि रोग, क्योंकि इस ऋतु में गंदा पानी इत्यादि जो है बारिश के का पानी जो है वो सेवन करने में आता है, तो कई तरह के अंडे वगैरह जो हम वायरस बैक्टीरिया के जीवों को निकल लेते हैं, किन्हीं किन्हीं उनके कृमियों के एग्स वगैरह हमारे अंदर चले जाते हैं और कृमि रोग इस ऋतु में हो जाते हैं। नेत्राभिषण, नेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं। ज्वर, श्लीपद, एलिफेंटाइसिस जो है वो, क्योंकि उसका भी अभी वर्षा ऋतु में जो है ये प्रवेश कर जाता है। मलेरिया, आंतरिक ज्वर, अतिसार, मतलब जितनी भी दूषण, प्रदूषण या दूषण से, जल दूषण या उससे जो बीमारियां फैलने वाली हैं वो सब इस ऋतु में होती हैं। देह प्रकृति की बात करें तो वात प्रकृति वालों के लिए अस्थिकर है, क्योंकि हमने देखा यहाँ वात का प्रकोप हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए ऋतु बहुत अहितकर है। शरीर और वात दोष को शांत करने के लिए संशोधन बस्ती का प्रयोग करें। यानी बस्ती से एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म उसमें काम में ली जाती है, आयुर्वेद के स्कॉलर जानते हैं। लेकिन हम कुछ नहीं तो तेल का एनिमा जिसको बोलते हैं, गुनगुने तेल का जो है एनिमा, हम वाथर जो तेल हमारे मिलते हैं उसका एनिमा लें, उसी को हम बस्ती मान लें, और वो बुजुर्गों को और वात प्रकृति वालों के लिए बहुत हितकर होता है। नेक्स्ट कर दीजिए। पथ्य आहार क्या सेवन करें इस ऋतु में? अम्ल, लवण और स्नेह युक्त भोजन, मतलब जो खट्टा हो, नमकीन हो और घी इत्यादि, या घी का प्रयोग ज्यादा करें, या स्नेह जिसमें भी हो, तेल या घी या वसा इत्यादि, वो ऐसे भोजन का सेवन करना है। पुराने धान्य, चावल, जौ, गेहूं, इनको हम भर के रखें और पुराना जो हो उसको सेवन करें। मांस, रस आदि का सेवन करना चाहिए। घी व दूध का प्रयोग भोजन के साथ करना चाहिए, हमेशा घी का प्रयोग हमेशा करना चाहिए, और दूध का प्रयोग भोजन से अंतर देकर करना चाहिए। छाछ में बनाई गई बाजरा या मक्का की राबड़ी का सेवन करना चाहिए। वर्तमान में जो हम देखते हैं कि छाछ, राबड़ी का इत्यादि का जो है प्रयोग लगभग बंद सा हो गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं आज भी सेवन करते हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या ने जो जन्म लिया है वो छाछ, राबड़ी का बंद हो जाना ही वो मेन उसमें बताया मुख्य कारण है। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा स्नेह की जो है, स्नेह की दुष्टि हम जिसको कह लें, या स्नेहजन्य विकार है, और उस विकार में वहां आचार्य ने तक्र सिद्धा यवागु, घृत व्यापत्ति नाशनी, जो घी की व्यापत्ति है या अधिक घी आदि की उसकी चिकनाई से सेवन करने से होती है, और तक्र पिण्याक साधिता, कि अगर पिण्याक से या किसी से, तो जो भी यवागु है जो तक्र से साधित है, जैसे हमारी कड़ी हुई, हमारी राबड़ी हुई जो कि छाछ में बनी है, या मक्का की राबड़ी या ज्वार की राबड़ी या और थूली इत्यादि जो छाछ में बनाई जाती हैं, वो सारे यवागु अगर सेवन किए जाते हैं तो कोलेस्ट्रोल के जो रोगी हैं उनको बहुत लाभ मिलता है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी देखा गया है और शास्त्रीय संदर्भ से तो सिद्ध है ही। तो छाछ में बनाई गई जो है बाजरा, मक्का आदि की राबड़ी का सेवन करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज वाले लोगों को खास तौर से करना चाहिए। कद्दू, बैंगन, परवल, करेला, लौकी, तुरई, अदरक, जीरा, मेथी, लहसुन, इन चीजों को ये हितकर हैं और इन चीजों का सेवन इस ऋतु में अधिक करना चाहिए। संशोधित जल का प्रयोग करना चाहिए। कुआं, तालाब व नदी के लिए, नदी से लिए गए पानी में फिटकरी घुमाकर फिर प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्या करना है कि जो हमने जो है प्रदूषित जल, मान लीजिए अब तो आजकल आरओ आ गया है, फिल्टर प्लांट का हमारे वाटर सप्लाई होता है, बहुत सारी चीजें हैं, हम खुद भी जागरूक है, या पानी को उबाल के फिर ठंडा करके फिर पी लें। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो किसी पात्र में हल्का सा फिटकरी घुमा दीजिए और फिर उस पानी में से, कुआं, तालाब, नदी का अगर पानी है तो उसको घुमा के थोड़ी देर रख दें, वो प्रेसिपिटेट हो जाती है गंदगी इत्यादि, उसको हटा लें, और या वो बैठ जाएगी या तैर जाएगी, जो भी गंदगी, उनको ऊपर नीचे सर के पानी को निथार लें फिर सेवन करें। वर्षा ऋतु में पानी को उबाल कर प्रयोग करना भी श्रेष्ठ है। नेक्स्ट, अगर विहार की बात करें जो कि पथ्य है, जो हमें वो पालन करना चाहिए। वर्षा से बचते हुए अपना जीवकोपार्जन करना चाहिए,
मतलब ज्यादा जबरदस्ती में नहीं भीगे, जहां तक हो अपने आप को बचाएं। नंगे पैर कीचड़ में या गीली मिट्टी में नहीं जाना चाहिए, ये आचार है जो कि हमें पालन करना चाहिए। व्यवहार में भी ये देखा जाता है। तेल का अभ्यंग करना हितकर है। वर्षा ऋतु में बहुत मालिश वालिश करनी चाहिए तेल की, जो कि फायदेमंद है। शीलन युक्त स्थान जहाँ जो है नमी आ रखी हो वहां नहीं जाना चाहिए, वो चाहे आवास हो चाहे कार्यस्थल, उससे बचना चाहिए। बाहर से लौटने पर पाँव को अच्छी प्रकार से धोकर पहुंच लेना चाहिए, और कीट पतंगों मच्छरों इत्यादि से बचना चाहिए। हम मच्छरदानी आदि का प्रयोग करें, कोई धूम गूगल इत्यादि को जलाकर वहां मच्छरों को और कीट पतंगों को भगाने की व्यवस्था करें, जिससे कि बीमारियों से बचा जा सके, उनसे होने वाली जो। बाहर से घर में वर्षा में भीग कर लौटने पर स्वच्छ जल से स्नान अवश्य करना चाहिए। जैसे हम आते हैं, कई बार हम कहीं भी स्विमिंग पूल या कोई तालाब या बावड़ी इत्यादि में नहाते हैं, या वर्षा में भीग कर भी आए हैं, तो घर पे आने के बाद एक बार पुनः स्वच्छ जल से थोड़ा सा स्नान कर लें, शरीर को धावन कर लें, और उसके बाद ही वस्त्र धारण करें। नेक्स्ट सर। अपत्य आहार। चावल क्या नहीं खाना चाहिए? चावल, आलू, अरबी, भिंडी पचने में जो भारी आहार है उनका निषिद्ध है, वो नहीं खाना चाहिए। तालाब व नदी का जो जल है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। बासी भोजन, दही, मांस, मछली का जो है सेवन नहीं करना चाहिए। अपत्य विहार, क्या आपके आचरण में क्या नहीं होना चाहिए, व्यवहार में क्या नहीं करना है? तो दिवासेन, दिन में सोना और रात्रि में जागना, ये व्यवहार नहीं करना है। ओस में, वो खुले में नहीं सोना है। अज्ञात नदी, नाले या जलाशय आदि में स्नान नहीं करना है। और तैरने का भी प्रयत्न नहीं करें, अज्ञात वाले हो तो उनमें बिल्कुल भी। तैरने से भी जो है इसमें वर्षा ऋतु में हमारी वात की वृद्धि हो जाएगी, जो कि वात पहले से बढ़ा हुआ है। तेज वर्षा, तेज हवा में पेड़ के नीचे आश्रय नहीं लेना है। व्यायाम व धूप सेवन नहीं करना है। अधिक परिश्रम और अधिक सहवास यानी मैथुन आदि नहीं करना है इस ऋतु में। नेक्स्ट। शरद ऋतुचर्या। शरद ऋतु में हम समय का जो काल होता है वो आश्विन और कार्तिक माह होता है। अक्टूबर नवंबर का महीना जो है इस ऋतु के लिए काउंट किया जाता है। और इसका स्वभाव पित्त प्रकोप होता है, और ये वात प्रशमन है, इसका वात का प्रशमन होता है इस ऋतु में। संभावित रोग जो है वर्षा के उपरांत, क्योंकि बादल छट जाने व आकाश के साफ हो जाने से सूर्य संताप से पित्त का प्रकोप हो जाता है। अतः पित्त प्रधान रोग, पित्तों के प्रधान होने से पित्त प्रधान रोग जैसे ज्वर, रक्तपित्त, दाह, छर्दी, शिरशूल, भ्रम, अम्लपित्त, रक्त और त्वचा के विकार, तृष्णा, विबंध, आदमान, अजीर्ण, प्रतिशाय, वातश्लेष्मिक ज्वर, अरुचि आदि विकार होने की संभावना ज्यादा होती है। तो प्रकृति में ये पित्त प्रकृति वालों के लिए हानिकारक है। प्रत्येक प्राणी का जो है रक्त उष्ण रहता है, तो इसे उष्ण जो है प्राणी जो है उनको उनको भी ये वो ऐसे इनके लिए भी हानिकारक है। नेक्स्ट कर दीजिए। सॉरी। सॉरी। शरद ऋतुचर्या में पथ्य की हम बात करें तो विरेचन। विरेचन औषधि लें, मतलब माइल्ड लेग्जेटिव या लेग्जेटिव। हम व्यवहार में लें तो घर पर हम त्रिफला ले सकते हैं। साधारण हरड़ का ही प्रयोग करा सकते हैं, हरड़ चूर्ण का ही। या रक्त मोक्षण, मतलब ब्लड डोनेट कर दें। रक्त मोक्षण में वैसे तो दूषित रक्त होता है, वो बहाया जाता है व्याधि अनुसार, वो चिकित्सक के परामर्श से होता है। अगर हम इसको रक्त मोक्षण को व्यवहार में ले तो ब्लड डोनेट करना चाहिए शरद ऋतु के अंदर। वो एक व्यवहारिक पक्ष है, तो आपका रक्त जो है वो सदुपयोग भी हो जाएगा किसी के लिए, और आपका व्याधियों से मुक्ति भी मिलेगी, बचाव भी होगा। पत्याहार, मधुर लघु, मीठे लघु मतलब हल्का खाना, शीतल एवं तीव्र रस वाले द्रव्यों का सेवन हितकर है, इस ऋतु में सेवन करना चाहिए शरद ऋतु में। लाल चावल, साठी चावल, जौ, गेहूं, खरगोश आदि के मांस का उपयोग करना हितकर है। अगर और आगे बढ़े तो एक निर्मल जल हंसोदक होता है, उसकी आयुर्वेद स्कॉलर जानते हैं, थोड़ी अलग विधि है, उस पर नहीं जाएंगे, अभी हम सामान्य बात ही करते हैं। या फिटकरी साधित जल का प्रयोग करना चाहिए, जैसा अभी मैंने बताया कि पात्र में वो करके। करेला, परवल, तुरई, मेथी, लौकी, पालक, मूली, सिंगाड़ा, गाजर, गोभी, अंगूर आदि का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ ज्यादातर नाम लिखने की कोशिश की है, क्योंकि हम कई बार मधुर, तिक्त, शीत इत्यादि करके छोड़ देते हैं, तो लोगों को नहीं पता होता है कि कौन कौन सी चीजें हैं, तो इनके नाम इस प्रकार हैं। इनका जो है यह श्रेष्ठ है टमाटर,
वो फलों का रस, सूखे मेवे, नारियल का प्रयोग, ये भी बहुत हितकर है, इनका भी प्रयोग करना चाहिए। घी का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए इस ऋतु में। च्यवनप्राश, आमल के रसायन, ब्रह्म रसायन और बसंत कुसुमाकर रस आदि जैसी जो औषधियां हैं, जो कि आयुर्वेद स्कॉलर्स है वो अच्छे से जानते हैं, और उन्हीं की मदद से और उन्हीं के अनुसार इनका सेवन करना चाहिए। रसायन औषधियों का भी चिकित्सक के अनुसार, परामर्श के अनुसार सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट। यस। त्रिफला चूर्ण, निशोध चूर्ण, अमलतास का गूदा या मुनक्का का प्रयोग ये हम कर सकते हैं। अमलतास का गूदा बहुत सौम्य प्रवृत्ति का होता है, और त्रिफला भी बहुत ज्यादा वो नहीं होता, मात्रा अनुसार कम ज्यादा करके सबको सेवन करना चाहिए इसमें, ताकि विरेचन हो सके अच्छे से। ये हितकर है। छिलके वाली दाल, मूंग उड़द इत्यादि की एवं गर्म मसालों से रहित शाक सब्जी का सेवन करना चाहिए। गर्म मसाले नहीं डालें, ऐसे ही लें, ज्यादा तीक्ष्णता नहीं रखें। नींबू का रस गर्म जल में मिलाकर प्रातःकाल पीना लाभदायक है। मुनक्का व हरड़ का प्रयोग विशेष रूप से करें। ये दोनों बहुत अच्छे माइल्ड लेक्सेटिव है, हल्का, और मुनक्का आपको जो है शक्ति भी प्रदान करता है और कोष्ठ की शुद्धि भी कर देता है, और बहुत ज्यादा तीव्र भी नहीं होता, इसलिए सौम्यता के साथ कोष्ठ शुद्धि हो जाती है या विरेचन हो जाता है। पथ्य विहार क्या करें? तेल की मालिश करें, व्यायाम नियमित करें। जिन व्यक्तियों को व्यायाम आसन आदि करने में कठिनाई हो या दुर्बल हो, वो प्रातः भ्रमण कर लें। शीतल जल से स्नान करें। वातायन यानी जहां खुली हवा हो युक्त कक्ष में शयन करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ऊषापान करें। वैसे तो सभी में करना चाहिए, पर इस ऋतु में विशेष विधान है। निर्मल व हल्के वस्त्र धारण करना चाहिए। रात्रि के प्रथम पहर में चंद्रमा की किरणों का सेवन करना चाहिए, और तथा शरीर पर चंदन आदि का लेप करना हितकर है। तालाब या तरण ताल में स्नान करना हितकर है इस ऋतु में। अपत्य विहार क्या आचरण नहीं करें? मैदा से बने हुए आहार द्रव्य सेवन नहीं करना चाहिए। उष्ण तीक्ष्ण गुरु विदाही, तेज मसालेदार व तले हुए खाद्यों का प्रयोग न करें। वसा, तेल, क्षार, दही, मछली इत्यादि का जो मांस है वो सेवन हितकर है, अहितकर है इसमें, सॉरी, यहाँ ये गलत बोल गया था, मछली इत्यादि का, क्योंकि ये तो वो ऑलरेडी गुरु है और हम यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। अमरूद को खाली पेट व अधिक मात्रा में नहीं खाएं। इस ऋतु में देखिए आप, स्पेशल कुछ चीजें ऐसा होता है कि हम सामान्य जानकारी होती है, कई बार अमरूद मूंगफली वगैरह सब खा रहे होते हैं, लेकिन इस ऋतु में अमरूद को खाली पेट नहीं खाएं, या खाएं तो बहुत कम मात्रा में। कई बार हमारा मन ही होता है कि खाना ही है मुझे, तो बहुत अल्प मात्रा में खाएं। मूंगफली या मक्का के भुट्टे खाकर तुरंत पानी नहीं पिए, ये विशेष ध्यान रखें। कंद शाकों का प्रयोग करना हितकर होता है। जो भी शाक जो हमारे कंद रूप में होती हैं सब्जियां, उनका प्रयोग करना चाहिए। वनस्पति घी का प्रयोग लाभदायक नहीं है, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वनस्पति घी हमारा जो है वो घी है ही नहीं, वो तो तेल है, उसमें हाइड्रोजन गैस पास की जाती है और वनस्पति घी बना लिया जाता है, तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कच्ची ककड़ी व खीर आदि का प्रयोग जो है वो हानिकारक है, वो भी इस ऋतु में नहीं करना चाहिए। दही व खीरा एक साथ न खाएं। दूषित दुर्गंध जलाशयों का पानी भी नहीं पिए। नेक्स्ट। अपत्य विहार दिवाशयन नहीं करना है, दिन में नहीं सोना है। मुंह को ढककर नहीं सोएं, न ही खुले आसमान के नीचे सोएं। शयन कक्ष में कोयले की अंगीठी जलाकर कमरे को गर्म करने के लिए न रखें, क्योंकि क्या कई बार क्या होता है, हम सोने के कमरे में क्या करते हैं, कोयले जलाकर अंगीठी जलाकर रख देते हैं और कमरा चारों तरफ से बंद कर लेते हैं गर्मी के लिए, और धुआं इत्यादि उसमें इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें सांस लेने में, या चलिए हम बड़े हैं हमारे को तकलीफ नहीं है, घर में बच्चे हैं या महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं, तो उनको सांस में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और कई कई बार दम घुटने से मृत्यु तक हो जाती है। तो इसलिए इस तरह की जो है उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूर्वी हवा, ओस व धूप से बचें। रात्रि जागरण और अतिश्री सेवन ये वर्जित है। नेक्स्ट। हेमंत ऋतुचर्या। हेमंत ऋतु जो है वो मार्गशीर्ष और पौष, जो 2 माह है हमारे, दिसंबर और जनवरी, इसमें ये ऋतु का इसका काल होता है। ऋतु का स्वभाव वात पित्त प्रशमन है। श्रेष्ठ बल, श्रेष्ठ अग्नि बल होता है। इसमें बल भी श्रेष्ठ होता है और अग्नि भी श्रेष्ठ होती है, पाचक अग्नि भी हमारी। संभावित रोग वातश्लेष्मिक रोग है, वातज रोग है, अर्दित, पक्षाघात, श्वास, पैरों में बीवाई फटना, मंथर, ज्वर, प्रतिशय आदि संभावित रोग होते हैं इस ऋतु में। और क्योंकि इस ऋतु में सर्वाधिक सर्दी होती है, बहुत तेज सर्दी वाली ऋतु है। देह प्रकृति, वात प्रकृति जो है शुद्ध वातिक या संश्लिष्ट, संश्लिष्ट मतलब दो जो है
दोष जिसमें सम्मिलित हो, वात पित्त या कफ पित्त या इस तरह की जो है, उनके लिए भी अहितकर है, जिसके साथ वात जुड़ा हो। पथ्य अगर कोई है तो इसमें शरीर संशोधन हेतु वमन और कुंजल। इसमें क्या करें कि शरीर का संशोधन, नेक्स्ट कर दीजिए, शरीर का संशोधन यानी शरीर से दोषों को निकालने के लिए वमन और कुंजल इत्यादि, तो कुंजल निरंतर करते रहें। कुंजल में हम क्या करते हैं कि पानी का सेवन, सब प्रातः उठने के बाद हम हल्के गुनगुने पानी में सेंधा नमक, कुछ मात्रा में सेंधा नमक मिलाकर और भरपेट उसको हम जो है पीते हैं, जल का सेवन करते हैं। भरपेट सेवन करने के बाद इतना सेवन करते हैं कि वो बाहर आने लगे, जब हमें खुद से बाहर निकलने लगे, तब 90 डिग्री पर बेंड करके हम उसको जल को 2 उंगली हमारे तालू को टच करके और एब्डोमेन को प्रेस करके और प्रेशर के साथ उस जल को बाहर निकाल देते हैं। कुंजल उसको बोलते हैं। जैसा कि हाथी कई बार जो अपनी सूंड से पानी भर के और पिचकारी मारता है, उस तरह की वो क्रिया कहलाती है कुंजल, तो करना चाहिए। पत्याहार में क्या है, इस ऋतु में स्निग्ध, मधुर, गुरु और लवण रस युक्त भोजन लेना चाहिए। घृत, तेल और उष्ण भोजन नहीं करें। विविध प्रकार के पौष्टिक पाक, मोदक, लड्डू, जैसे मोगर के लड्डू, गोंद के लड्डू, अश्वगंधा पाक, कोंच पाक, मेथी के लड्डू, ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश इत्यादि का सेवन करना चाहिए। जो लड्डू या मोदक हम घर पे बनाते हैं वो तो ठीक है, उनको भी मात्रावत ही सेवन करना चाहिए। लेकिन जो हम औषध द्रव्य होते हैं, जैसे हमारा ब्रह्म रसायन है या च्यवनप्राश इत्यादि है, तो एक बार कहीं भी आप सेवन करने के लिए अपनी प्रकृति और ऋतु के अनुकूल चिकित्सक की सलाह अवश्य लेना चाहिए। इनमें जहां भी हम औषध सेवन करें तो आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें एक बार। नए शाली चावल एवं मांस का सेवन करना चाहिए। सूखे मेवे और इनसे बने पाक आदि का सेवन आदि का प्रयोग करना चाहिए। बलवर्धक आयुर्वेदीय रस रसायनों का, जो कि वो चिकित्सक की सलाह से होंगी, लेकिन इस ऋतु में बलवर्धक जो है, क्योंकि अग्नि प्रबल होती है और शरीर का बल भी जो है वो अग्नि श्रेष्ठ होती है, बल भी श्रेष्ठ होता है। तो आप जो भी खाते हैं, आम व्यवहार में कहते हैं कि सर्दी में खूब खाओ खूब पहनो, तो वही बात है, यहाँ जो भी आप खाते हैं डाइजेस्ट होता है। तो बलवर्धक जो है रस रसायनों का सेवन करना चाहिए, वो श्रेष्ठ है। पुष्टि चाहने वाले व्यक्ति जो मोटा होना चाहते हैं, हष्ट पुष्ट होना चाहते हैं, वो इस ऋतु में इच्छित आहार कुछ भी खा सकते हैं, सब डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट कर दीजिए सर। पथ्य विहार, क्या आचरण करें या क्या करना चाहिए इस ऋतु में। तो स्नान के समय शरीर पर तेल का अभ्यंग करें, अच्छे से मालिश करें, बहुत अच्छे से पूरा। और अभ्यंग या उपटन, कुछ उपटन उपटन लगाएं अपना, जैसा आपने बात की थी कल, अगरू आदि जो है गर्म वाले उपटन होते हैं, इस तरह के उपटन लगाएं। मंदोष्ण जल, बिल्कुल गर्म भी नहीं हो बिल्कुल ठंडा भी नहीं हो, इस तरह के जो है जल में। वारी कोष्ठ, अब कई चीजें हम टब स्नान और इस तरह के जो टब बात वगैरह की बात करते हैं, ये उस जमाने में भी आचार्य ने हर चीज का वर्णन किया हुआ है। वहाँ वारी कोष्ठ नाम दिया है। टब टब बात जो है उसमें अवगाहन, मतलब उसमें बैठ जाएं और उसमें बैठ के गुनगुने पानी में बैठकर आप अवगाहन या स्नान करें, ये इसमें विहार है। रेशम ये जहां में थोड़ा गलत हो गया है, ये जो है रेशम के जो है उससे प्रहरों से युक्त जो है बड़ी शैया होती है, और शीत नाशक ऊनी वस्त्रों को ओढ़ कर सोना चाहिए। रेशमी ऐसे हो वस्त्र जो कि उसमें हवा जो है आप तक नहीं पहुंचे, और दोहरे वस्त्र की वो बनी हुई हो, दोहरे कपड़े की। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारा रजाई का जो सिद्धांत होता है, 2 परतें होती है, बीच में हवा आती है, तो उसमें एक उष्णता को रोधी जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, और उसकी वजह से हमें सर्दी नहीं लगती है। तो इसी तरह जो रेशम के है 2 पटों के बीच में या ऊनी शीतनाशक वस्त्रों का जो है ओढ़कर सोना चाहिए। सिर, कान, नाक और पैरों के तलवों में विशेष रूप से तेल की मालिश करनी चाहिए। जैसा कि हमने कल भी कहा था कि विशेष रूप से सिर जो है सिर पर करना चाहिए, और नीचे पैर के तलवों में अभ्यंग करना चाहिए। पादा अभ्यंग पादियो जिसको कि आचार्य ने बोला है, वहां विशेष जोर भी दिया है। गर्म व गहरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस ऋतु में आग में तपना, मतलब अपने आप को थोड़ा गर्माहट देना, वो युक्ति पूर्वक सूर्य की किरणों से शरीर को गर्म करके रखने का विधान है। तो सूर्य में भी आप प्रकाश में सीधे बैठ सकते हैं, जबकि हमने पहले ऋतु में कहा कि वो पीठ दे के बैठना है। हाथ पांव धोने के लिए सुकोष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए। कुशल मनुष्यों के साथ कुश्ती लड़ना, पैरों में देह दबाना, पैरों को जो है या बॉडी को हल्का 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 जो है इस तरह से आप जो है क्लम्पिंग या मसाज करवाएं इस तरह की, तो वो बहुत सुकून देने वाला होता है। कस्तूरी, केसर, अगर आदि जलाकर कपड़ों को धूपित करें, जिससे वस्त्रों में कीटाणु आदि उपरित जो है, गूगल आदि की भी आप दे सकते हैं, लेकिन गर्म जो हो, जैसे केसर, अगर इत्यादि जो है कस्तूरी, ये उष्ण होते हैं,
और ये उष्ण द्रव्यों का और सुगंधित द्रव्यों की हम जब यह धूपित करते हैं कपड़ों को, तो उनमें कीटाणु भी नहीं होते और गर्माहट भी हमारी बनी रहती है उससे। जूते और मोजे पहन के रखना चाहिए। अपत्य आहार, शीतल शीतल वात बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करें। ये अपथ्य मतलब जो नहीं करना है, हम बार बार इस पर जोर दिया जा रहा है, वो इसीलिए। पथ्य मतलब जो सेवन करना है, जो हमारे लिए हितकर है। लघु प्रमिताहार यानी प्रमित यानी नपातुला, प्रमिताहार का मतलब होता है नपातुला खाना खाना, नप या नपैतुला चीजें जो है सेवन करना। और बहुत पतला, ये निषेध है, तो बिल्कुल नपातुला नहीं खाए, क्योंकि यहाँ हमने बात की यहाँ तो लड्डू मोदक और जो है भारी खाना जो भी हम खाना चाहते हैं, पुष्टि बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी चीजें सेवन करनी है। तो ऐसा नहीं बिल्कुल हल्का तुल्का 2 चपाती खाए 1 चपाती खाए, ऐसा नपातुला खाना नहीं खाना है, बिल्कुल हल्का खाना नहीं खाना है। और बहुत पतली चीजें जो है वो निषेध है, उनका सेवन नहीं करना है। इसमें अपथ्य विहार है, इस ऋतु में दिवाशयन यानी दिन में नहीं सोना है। जहां वायु के झोंके लगते हो वो हानिकारक है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो तेज ठंड की अगर हवा में आप रहते हैं तो वो हानिकारक होती है। खुले पांव नहीं घूमना है और रहना भी नहीं है। घर में भी हम मोजे जूते या चप्पल इस तरह का कुछ पहन के रखें। अलग से एक जोड़ी आप सैंडल या जूते घर में रख सकते हैं जो पहन के रखें। हल्के और सफेद रंग के सूती वस्त्र जो है वो नहीं पहनना चाहिए, हल्के या भारी कपड़े पहनने और मोटे कपड़े पहनने ऐसा। नेक्स्ट, यहाँ तक हमने जो है ऋतुओं की बात की। ये सभी ऋतुओं में इस तरह का आचरण, इस तरह का खान पान और ये व्यवहार हमारा होना चाहिए। ये स्वस्थ रहने के लिए नितांत आवश्यक है। एक होता है ऋतु संधि, जब दो ऋतुएं मिल रही होती है। दो ऋतुएं कैसे मिलती है कि एक ऋतु जा रही है दूसरी ऋतु आ रही है, वो जो ऋतु संधि का काल है। और उस समय जो है सबसे ज्यादा व्याधियां होने की, जिसको हम कहते हैं ना मौसमी बीमारियां, मौसमी प्रसाद आ गया बीमारियां आंटी? मतलब। जी इसका तेल अच्छा नहीं ना बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो खा ही मौसम नहीं जब रहा, बदल रहा घी होता अच्छा है तो नहीं। उस समय हम देखते हैं कि वो सबसे ज्यादा मौसमी बीमारियों का काल होता है, ऋतु संधि का। तो जो ऋतु जा रही है क्या? उस ऋतु के अनुसार हम धीरे हाँ धीरे हाँ। चीजों को त्यागते जाएं, और आने वाली ऋतु है उस ऋतु के अनुसार जो जो सेवन करना है, जो जो आचरण करना है, उसको थोड़ा थोड़ा अपनाते जाएं। इस तरह से इस ऋतु से त्याग और उस ऋतु का जो है पालन करेंगे तो इस तरह से हम स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। जैसा कि स्वास्थ्य रक्षा के निमित्त आयुर्वेद में ऋतु के अनुसार आहार विहार का निर्देश किया गया है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। वर्ष में 6 ऋतुएं हैं। पहली ऋतु का अंतिम सप्ताह, जो अंतिम सप्ताह रहेगा पहली ऋतु का 23 दिन से और अंतिम तक, या हम 20वें दिन से मान लें 10 दिन, और अगले 10 दिन व्यवहार में ऐसा कर सकते हैं, वरना सप्ताह ये ही अच्छा काउंट नहीं है, होता है। गठिया से और गठिया आने वाले वस्तु का जो जलन हो रही ऋतु है, का पता है नहीं वो क्या है। प्रथम सप्ताह, थोड़ा इन थोड़ा 2 दे देना सप्ताहों की प्रसाद अवधि को के हम लिए। ऋतु संधि कहते हैं। डालडा में भी और लास्ट का ऋतु घटना संधि करना। काल में पूर्व ऋतु में अपनाए गए आहार विहार को, जैसा कि मैंने हाँ कहा, उसको क्रमशः थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे छोड़ता जाना है। और आने वाली ऋतु का जो है आहार विहार है उसको धीरे धीरे क्रमशः अपनाते जाना है। इस तरह ऋतुओं से जो बदलाव से जो व्याधियां होती है, जो हम अचानक से एकदम जो त्याग देते हैं चीजों को, जैसे कम सर्दी में भी हमने बहुत भारी ऊनी कपड़े पहने हुए हैं, और सर्दी जब एकदम से बहुत ज्यादा आ गई है तेज, तब भी हम नहीं पहन रहे हैं, तो ये व्यवहार सही नहीं है। जब सर्दी जा रही है तो धीरे धीरे करके एकदम से कपड़े नहीं उतार दे पूरे कि नहीं अब तो सर्दी चली गई। धीरे धीरे हम आचरण के साथ उन कपड़ों को धीरे धीरे करते जाए, सामान्य वस्त्रों पर आते जाए। जब गर्म अगर वाली ऋतु आ रही है तो थोड़ा थोड़ा करके हम उस तरह के हल्के कपड़े या सूती कपड़े पहनना प्रारंभ करते हैं। इस तरह से ये आज का हमारा जो ऋतुचर्या का जो है पूरा ये हुआ। धन्यवाद। यहाँ आयुर्वेद के स्कॉलर्स भी मेरे ख्याल से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए हो सकता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं रहे, लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर किसी का कोई प्रश्न है और कोई शंका है इसमें तो हम बात कर सकते हैं उस विषय पे। सर। Yes, sir. Thank you very much.